जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 15 जनवरी 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। देखो 15 जनवरी फेमस क्यों है। आज इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है, आज इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। तो सबसे पहले आप सभी को इंडियन आर्मी डे की बहुत बहुत बधाई। 3 डेट याद रखना आप लोग। एक तो 15 जनवरी आर्मी डे मनाया जाता है इस दिन। दूसरा 4 दिसंबर, आपको याद होगा कि 4 दिसंबर को भी हमने डिस्कस किया था, नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। और तीसरा होता है 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है एयरफोर्स डे। तो तीनों दिन आपको जानकारी होना चाहिए। वनडे एग्जाम में स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जाता है। यूपीएससी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगी, लेकिन एज ए जागरूक सिटीजन, देश के एक जागरूक नागरिक के तौर पे आपको ये तीनों दिन के बारे में जानकारी होना चाहिए। अब देखो ये जो न्यूज़ है, ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पास। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि सरकार के 3 अंग होते हैं। अमेरिका में भी सरकार के 3 अंग हैं, एक विधायिका है, दूसरा कार्यपालिका है और तीसरा है न्यायपालिका। भारत में विधायिका और कार्यपालिका जुड़ा होता है। जैसे जो राष्ट्रपति जो होते हैं वो कार्यपालिका के पार्ट हैं, लेकिन राष्ट्रपति जो है संसद के अंग होते हैं। इसी तरह से कैबिनेट जो होती है, मंत्रिपरिषद होती है, प्रधानमंत्री होते हैं, वो कार्यपालिका के पार्ट है, लेकिन वो भी संसद के सदस्य होते हैं। तो इस तरह से विधायिका और कार्यपालिका जुड़ी हुई है इंडिया में, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों जो है इंडिपेंडेंट है, तीनों स्वतंत्र है, तीनों को एक दूसरे से मतलब नहीं है। अब देखो हुआ क्या है। अमेरिका का विधायिका जो है, विधायिका का 2 पार्ट हैं, एक है प्रतिनिधि सभा और दूसरा है सीनेट। प्रतिनिधि सभा को कह सकते हो लोकसभा, जिस तरह से हमारे यहाँ लोकसभा होता है उसी तरह से वहाँ प्रतिनिधि सभा होता है। और सीनेट को आप कह सकते हो राज्यसभा, जिस तरह से हमारे यहाँ राज्यसभा होता है उसी तरह से अमेरिका में सीनेट होता है। लेकिन थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है, अमेरिका के सीनेट और भारत के राज्यसभा में बेसिक डिफरेंस है। इंडिया के राज्यसभा में अगर आप देखोगे तो सबसे अधिक जो मेंबर है वो यूपी से है, क्योंकि यूपी सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या के अनुसार यूपी के सबसे बड़ा राज्य है देश का, इसलिए सबसे अधिक जो है राज्यसभा के मेंबर जाते हैं वो यूपी से जाते हैं। अमेरिका में ऐसा सिस्टम नहीं है। अमेरिका में छोटा से छोटा राज्य हो या बड़ा से बड़ा राज्य होगा। जैसे अमेरिका में मान लो सिक्किम भारत का छोटा राज्य है और यूपी बहुत बड़ा राज्य है, तो यूपी से बहुत अधिक लोग राज्यसभा में सदस्य होंगे और सिक्किम से बहुत कम राज्यसभा में सदस्य होंगे। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में बड़ा से बड़ा राज्य हो या छोटा से छोटा राज्य हो, हर एक राज्य से 2 संसद सदस्य चुना जाता है या 2 सीनेट सदस्य चुना जाता है। और अमेरिका में टोटल 50 राज्य हैं, तो अमेरिका में 100 सीनेट सदस्य होते हैं। राइट, सीनेट के जो एमपी होते हैं उसकी संख्या अमेरिका में 50 है, 100 है। 50 अमेरिका में राज्य है और प्रत्येक राज्य से, चाहे छोटा से छोटा राज्य हो या बड़ा से बड़ा राज्य हो, कैलिफोर्निया जैसा बड़ा राज्य हो या छोटा राज्य हो, प्रत्येक राज्य से 2 एमपी चुना जाता है। अब देखो अमेरिका में क्या हुआ कि प्रतिनिधि सभा जो है उन्होंने ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को पास कर दिया। तो एक सभा पास कर दिया, अब चला गया मैटर दूसरी सभा में, यानी सीनेट में चला गया। अब देखो सीनेट जो है 19 तक सीनेट में कोई सत्र नहीं, 19 जनवरी तक सीनेट में कोई सत्र नहीं है। और अमेरिका के राष्ट्रपति, वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आखिरी दिन जो होगा वो 19 जनवरी को होगा, क्योंकि 20 जनवरी से अमेरिका के नए राष्ट्रपति अपना पदभार संभाल लेंगे, जो जो बाइडेन है। तो 19 तक सीनेट का कोई सदस्य नहीं है, इसलिए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ट्रंप को महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा हटाया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि एक सभा ने पास कर दिया, दूसरा सभा का 19 तक कोई सत्र नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में महाभियोग द्वारा ट्रंप को हटाया नहीं जा सकता है। मोस्ट प्रोबेबली अपना वो कार्यकाल पूरा कर लेंगे। लेकिन फिर भी आपको याद रखना होगा कि ट्रंप पे महाभियोग लाने वाला, किसी राष्ट्रपति पे महाभियोग लाने वाला अमेरिका का दूसरा व्यक्ति बन गया है ट्रंप, दूसरा राष्ट्रपति ट्रंप बन गया। आपको पहले राष्ट्रपति का नाम हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा अमेरिका का पहला राष्ट्रपति था जिसमें महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। और याद रख लेना, भारत के किसी भी राष्ट्रपति पे आज तक कोई भी महाभियोग प्रस्ताव नहीं लाया गया है। अब देखो तेजस के बारे में काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ नीचे के पेज में, वहाँ डिटेल से पढ़ लेना। लेकिन चूंकि ये वायुसेना अध्यक्ष का जो स्टेटमेंट है कि चीन और पाकिस्तान के पास जो JF-17 है
उससे बढ़िया है हमारा तेजस, राइट। तो इसको पढ़ सकते हैं। अब देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये जो है प्लास्टिक वाला, और यूपीएससी का अगर आप प्रीलिम्स देखोगे तो यूपीएससी ने इस वर्ड से क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक 2019 में या 20 में, आई थिंक 2020 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। ये जो वर्ड है, ये वर्ड जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे देखो, ये जो वर्ड है, इस वर्ड पे यूपीएससी ने डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था। और यूपीएससी का क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन यूपीएससी का था कि ईपीआर, ये जो वर्ड है ईपीआर, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। 2019-20 में यूपीएससी ने पीटी में क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन पूछा था कि ईपीआर किससे संबंधित है? तो याद रख लेना, ईपीआर जो संबंधित है वो इस एक्ट से संबंधित है, प्लास्टिक कचरा नियम 2016 से संबंधित है। तो इस तरह का जो छोटा छोटा वर्ड है उसको भी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और ख़ास करके कचरा प्रबंधन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्लास्टिक कचरा हो गया, चाहे वो ई कचरा हो गया, या मेडिकल वेस्ट हो गया, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सब आपके इन्वायरमेंट जो आपका टॉपिक है, या इन्वायरमेंट जो आपको किताब पढ़ना, बुक पढ़ना है, उसमें सब दिया होगा डिटेल से, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के बारे में, मेडिकल वेस्ट के बारे में, ई वेस्ट के बारे में, और अन्य जो वेस्ट हैं उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। अब देखो इस जो टॉपिक है, सरकार परखेगी नई पॉलिसी, व्हाट्सएप ने कहा तैयार है। सरकार डिसाइड करेगी क्या व्हाट्सएप की जो नई पॉलिसी है वो लोगों के अनुकूल है या नहीं है। व्हाट्सएप ने कहा कि वो तैयार है। इसको लेकर के एडिटोरियल भी दिया हुआ, वहाँ भी पढ़ लेना, और इसको भी ज़रूर आप लोग पढ़ लेना। अब देखो, राम सेतु के शोध को ही दी गई मंजूरी, कोई नहीं होगी छेड़खान या छेड़छाड़। अब यहाँ पे दो बातें आपको जानकारी होना चाहिए। एक तो ये संस्था जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। और दूसरा जो ये संस्था है एएसआई, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। एएसआई चर्चा में क्यों है? क्योंकि अयोध्या का जो वर्डिक्ट दिया गया था, अयोध्या का जो वर्डिक्ट दिया गया था, उस वर्डिक्ट के आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन सुनाया। अयोध्या का जो वर्डिक्ट दिया गया था वो एएसआई के रिपोर्ट के आधार पे दिया गया था। एएसआई ने जो अपना रिपोर्ट दिया, उस रिपोर्ट के आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन सुनाया। और एएसआई का जो रिपोर्ट तैयार किया था, आपको ये जानकारी होना चाहिए कि एएसआई जो अपना रिपोर्ट दिया है, उस रिपोर्ट को जो लीड किया था वो एक मुस्लिम अध्यक्ष थे। उसके अध्यक्ष उस समय में मुस्लिम थे, और उन्होंने रिपोर्ट दिया। उस रिपोर्ट के आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन सुनाया था। इसलिए आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इस संस्था के बारे में, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। और यहाँ पे चूंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के बारे में जिक्र है, तो ये संस्था भी इंपॉर्टेंट है। सेना डीआरडीओ ने 4 माह में बनाए स्वदेशी 9mm पिस्तौल, इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। एक बार पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार पढ़ सकते हैं। इसको भी जरूर देख लें एक बार। भारतीय सेना ने मानव रहित ड्रोन स्विच के लिए किया 1.46 अरब का करार, राइट। अब देखो ये जो न्यूज़ है, यहाँ पे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण शुरू हो गया। तो सबसे पहले ये जानकारी आपको होना चाहिए कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का जो पहला चरण है वो चरण कब आया था, उसका क्या टारगेट था, और उसने अपना कितना टारगेट फुलफिल किया था। जहाँ तक मुझे याद है कि 19 लाख लोगों को जो है उस प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के पहले चरण में कौशलता प्रदान किया गया था, उसे लिटरेट किया गया था, उसे टेक्निक सिखाया गया था। दूसरे चरण में 1 करोड़ लोगों को लिटरेट किया गया था। और तीसरा चरण जो है उसके बारे में यहाँ पे कुछ जानकारी दिया हुआ, इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन और चीज़ याद रख लेना कि तीसरा कौशल विकास योजना जो है वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 पे आधारित है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी लोगों को जानकारी दिया जाएगा। IR 4.0 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर बहुत सारा पार्ट है, जैसे मशीन लर्निंग हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, रोबोटिक्स हो गया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गया, और भी कई पार्ट हैं। और प्रत्येक वर्ष इसके टॉपिक से प्रत्येक वर्ष प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट।
तो स्पेशल एक सेक्शन लेकर IR 4.0 का जो भी पार्ट है उसका एक स्पेशल सेक्शन लेकर मैं आपको क्लियर कर दूंगा कौन कौन सा पार्ट है। हर एक वर्ष पिछले 4-5 वर्ष से लगातार पीटी में हर एक वर्ष इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 को भी शामिल किया गया है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में। यानी लोगों को जो अब ट्रेन किया जाएगा वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा, क्योंकि पहली औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1.0, पहली औद्योगिक क्रांति, दूसरी औद्योगिक क्रांति, तीसरी औद्योगिक क्रांति में भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, और चौथी औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में भारत को अच्छा मौका है कि भारत उसमें पार्टिसिपेट करे और उसको लीड करे। अब देखो वैक्सीन भारत निर्मित वैक्सीन से ब्राजील में शुरू होगा टीकाकरण। विश्व के कई देशों को भारत वैक्सीन देने का काम कर रही है। तो इससे क्या होगा कि भारत की जो सॉफ्ट पॉलिसी है, भारत की जो सॉफ्ट नीति है, वो कहीं ना कहीं अधिक प्रभावी होगा। देखो जब फॉरेन पॉलिसी की बात किया जाता है तो दो तरह का फॉरेन पॉलिसी होता है। एक तो हार्ड पॉलिसी होता है, यानी सेना के दम पे, पैसा के दम पे किसी अन्य देश को इन्फ्लुएंस करना, वो होता है हार्ड पॉलिसी, जैसे अमेरिका करता है, जैसे चीन करता है। और कल्चर के आधार पे, संस्कृति के आधार पे संबंध को जब सुधारा जाता है, अन्य देश को इन्फ्लुएंस किया जाता है, तो उसे कहा गया सॉफ्ट पॉलिसी। तो भारत जो है सॉफ्ट पॉलिसी पे ध्यान देता है, भारत कल्चर पे ध्यान देता है, और भारत की सॉफ्ट पॉलिसी का सबसे बड़ा आधार स्तंभ गांधी जी हैं। इसलिए आपको याद होगा कि जब गांधी जी की 150वीं जयंती मनाई गई तो 150 से अधिक देशों में गांधी जी की 150वीं जयंती मनाई गई। यानी हमारा उन देशों में इन्फ्लुएंस है। यही कारण है कि जब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जब अमेरिका जाते हैं तो वो गांधी जी से मार्टिन लूथर किंग को जो है कोरिलेट करते हैं, क्योंकि गांधी जी का बहुत बड़ा असर जो है मार्टिन लूथर किंग पे था। इसी तरह से हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर अगर अफ्रीका जाएंगे तो वो नेल्सन मंडेला को कोरिलेट करेंगे गांधी जी से, क्योंकि नेल्सन मंडेला पे बहुत बड़ा असर गांधी जी का था। तो ये सब सॉफ्ट पॉलिसी का जो है आधार स्तंभ है। उसी तरह से वैक्सीन भी सॉफ्ट पॉलिसी का आधार स्तंभ है। जिन देशों के साथ भारत वैक्सीन साझा करेगा उनके साथ भारत के संबंध और मजबूत होंगे। अब देखो 2008 में जब मुंबई टेरर अटैक हुआ था, तो जो आतंकवादी थे वो कैसे आए थे, तो वो समुद्र के माध्यम से मुंबई में इन किए थे। तो उसके बाद जो है कोस्टल सिक्योरिटी, जो तट रेखा की सिक्योरिटी है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई भारत के लिए। और भारत की जो है 7516 किलोमीटर की लंबी तट रेखा, तो इसकी सिक्योरिटी अधिक इम्पॉर्टेंट है। और इसी के सिक्योरिटी के लिए जो है सी विजिल नाम का अभ्यास करती है भारत की नौसेना करती है, और भारत के तटरक्षक कोस्टल गार्ड करते हैं। तटरक्षक बल और भारत की नौसेना दोनों मिलकर जो है सी विजिल नाम की अभ्यास करती है। इसका दूसरा संस्करण शुरू हो गया। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको जानकारी होना चाहिए। सी विजिल अभ्यास जो है क्यों किया जाता है, क्योंकि कोस्टल सिक्योरिटी के लिए किया जाता है। नौसेना और तटरक्षक बल दोनों मिलकर करती हैं। अब देखो किसान को लेकर के मुद्दा है, डेली पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जब मैंने बोला कि वो फाइनल आउटपुट आएगा, फाइनल रिजल्ट आएगा, तब आपके लिए अधिक इंपॉर्टेंट होगा। डेली पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बहरहाल इसको पढ़ सकते हैं। व्हाट्सएप को लेकर के है दिया हुआ है, इसको भी जरूर देखें आप लोग। अब देखो लोन ऐप फटाफट कर्ज का जानलेवा मर्ज आरबीआई एक्शन ले रही है। लोन में क्या होता है, लोन ऐप के माध्यम से जैसे 10,000 रुपये तक का लोन आपको इजीली मिल जाता है। और वहाँ पे जब आप लोन खोलोगे, ऐप खोलोगे, तो एक ऑप्शन होता है एसेस कॉन्टैक्ट। आप उस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ऑप्शन को क्लिक किए तो आपके जितना भी कॉन्टैक्ट है वो कंपनी के पास चला जाएगा। कंपनी उसको स्टोर करके रखेगी। जब आप लोन देने में असक्षम होंगे या कुछ दिन के बाद मान लो आप लोन देते हैं, लोन का इंस्टॉलमेंट पे करते हैं कंपनी को, तो ऐसे कंडीशन में 30 गुना से लेकर के 1000 गुना तक आपसे जो है अधिक वसूला जाता है पैसा। और अगर आप पैसा देने में असक्षम है तो ऐसे कंडीशन में आपके जो कांटेक्ट है उस कांटेक्ट के लोगों को कॉल किया जाता है, उसे भी मैसेज किया जाता है।
तो ऐसी ही घटना दिल्ली में हुई और एक लड़का ने सुसाइड कर लिया। उसके बाद जो है आरबीआई सख्त हुई। आरबीआई का कहना है कि लोन देने का अधिकार आपको नहीं है। कोई भी कंपनी मान लो है, उस कंपनी को लोन देने का अधिकार नहीं है। लोन देने का अधिकार किसको है? बैंक को है या एनबीएफसी को है। ये जो है ऐप वाली कंपनी है, ऐप की कंपनी को लोन देने का अधिकार नहीं है। ना तो वो बैंक है ना वो एनबीएफसी है, तो उसे लोन देने का अधिकार नहीं है। इसके लिए आरबीआई ने एक समिति गठित किया है और देखते हैं उस समिति का क्या रिपोर्ट आता है। बहरहाल इसको जरूर पढ़ें आप लोग। अब देखो यहाँ पे उसी के रिगार्डिंग न्यूज़ है कि प्ले स्टोर से हटाए गए कई पर्सनल लोन के ऐप, उसी से रिगार्डिंग यहाँ पे न्यूज़ है। अब देखो प्रत्येक दिन बजट, चूंकि बजट आने वाला है तो प्रत्येक दिन बजट से रिलेटेड आपको न्यूज़ मिल जाएगा। और यहाँ पे चर्चा किया हुआ है कि बजट में निर्यातक एमएसएमई को विशेष दर्जा दिए जाने की उम्मीद। वैसा एमएसएमई जो निर्यात में अपनी महती भूमिका निभाता है, एक्सपोर्ट में अपना महती भूमिका निभाता है, उसे विशेष दर्जा दिए जाने की उम्मीद है। राइट। एमएसपी जारी रहेगा, एफसीआई मजबूत होगा गोयल। एमएसपी जारी रहेगा और एफसीआई जो है मजबूत होगा। एफसीआई को मजबूती की आवश्यकता क्यों है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को मजबूती की आवश्यकता क्यों है? और प्रधानमंत्री जो है किसान की आय को जो दुगुना करना था, प्रधानमंत्री 7 सूत्री कार्यक्रम, किसानों की आय को दुगुना करने के लिए एक आया था प्रधानमंत्री 7 सूत्री कार्यक्रम। अशोक दलवाई समिति के रिपोर्ट पे ये आया था, 2016 में आया था। और इसमें जो है 7 लक्ष्य को डिसाइड किया गया था, जिस लक्ष्य को फुलफिल करके किसानों की आय को दुगुना किया जा सकता है। और उसमें एक लक्ष्य था भंडारण। अब देखो एफसीआई को मजबूत करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि लाखों टन अनाज प्रत्येक वर्ष सड़ जाता है जिसका कोई यूज़ नहीं हो पाता। तो ऐसे कंडीशन में आवश्यकता है कि फूड को किस तरह से स्टोर किया जाए। ऐसे कंडीशन में आवश्यकता है कि प्राइवेट कंपनी भी आए, वो भी अपना गोदाम बनाए, वेयर हाउस बनाए और अनाज को सिक्योर रख सके। राइट। तो इसी को लेकर के प्रधानमंत्री 7 सूत्री कार्यक्रम में भी लक्ष्य तय किया गया था। आपको याद होगा कुछ समय पहले हमने डिस्कस किया था कि 1 लाख करोड़ का कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार खर्च कर रही है। 1 लाख करोड़ रुपया बेसिकली कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने का मतलब था कि सरकार वेयर हाउस का निर्माण कर रही है। दूसरा महत्वपूर्ण काम यह भी है कि जो 3 बिल आया है कृषि को लेकर के, उस 3 एक्ट में एक एक्ट था एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 1955, उसमें संशोधन किया गया। किसान को लेकर के जो 3 बिल आए जिसको लेकर के देश भर में भी आंदोलन चल रहा है, उसमें एक है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955। उसमें जो संशोधन किया गया उसका मूल मकसद है कि प्राइवेट कंपनी भंडारण के क्षेत्र में अधिक से अधिक निवेश करे, ताकि देश में जो खाना सड़ जाता है, देश में जो अनाज सड़ जाता है, गेहूं का लाखों टन बोरा सड़ जाता है, वो सेव हो सके। ये जो रिपोर्ट है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का एक रिपोर्ट आया है जिसमें कहा गया है कि बड़े नुकसान से बचने के लिए पर्यावरण सुधार के प्रभावी कदम उठाए जाए। ये रिपोर्ट मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, इसको जरूर एक बार पढ़ लें आप लोग। यहाँ पे तेजस के बारे में इंफॉर्मेशन है, इसको देख सकते हैं। अब देखो जीरेनियम का तेल भारत आयात करता है चीन से। 150 टन जीरेनियम का तेल प्रत्येक वर्ष भारत आयात करता है चीन से। अब इसका खेती भारत में ही होगा। हम इसमें भी जीरेनियम के तेल में भी हम आत्मनिर्भर होने वाले हैं। चलिए इतना ही इन्फॉर्मेशन था। एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए, ज़रूरी सूचना यह है कि मैं 2-3 दिन तक रहूँगा आउट ऑफ सिटी। आई थिंक 19 तक मैं बाहर रहूँगा, 20 को मैं आऊँगा फिर पटना। तो 20 से फिर न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। राइट। लेकिन डेली मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, या जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डेली अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल पे आप लोग हमारे जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।